नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए कविता नंबर 13 यानी कि 13 लेकर के आए हैं, जिसका शीर्षक है ग्रामश्री। ग्रामश्री कविता के जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। सबसे पहले हम कवि परिचय करेंगे। कवि परिचय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म सन 1900 में हुआ था। इनका जन्म स्थान अल्मोड़ा का कोसानी गांव, अल्मोड़ा का कोसानी गांव जो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। बाद में हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद से पूरी की। इलाहाबाद से की। देश की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के आह्वान पर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और 28 दिसंबर 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। पंत जी ने साहित्य को काव्य के अतिरिक्त आलोचना, कहानी, आत्मकथा आदि गद्य विद्याओं की रचनाएं दी। इनकी रचनाएं काव्य भाग में हैं इनके वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत और भी अनेक इन्होंने काव्य कृतियां लिखी। इसके बाद इनका सन 1961 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि दी गई। पद्म भूषण की उपाधि दी गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा चितमरा
साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया तथा ज्ञानपीठ। पुरस्कार भी दिया गया। पंत द्वारा प्रारंभिक कविताओं में इन्हें सोवियत नेहरू पुरस्कार भी मिला। पंत द्वारा प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया गया है। इन्होंने प्रकृति को नारी रूप में चित्रित किया था। ये प्रगतिवादी कविता से प्रभावित होकर रूढ़ियों को समाज से मिटा देने के लिए तैयार थे। इनके प्रारंभिक काव्य में जो कोकिला मीठे गीत गाती थी वही बाद में क्रांति के लिए उकसाने लगी थी। महर्षि अरविंद से भेंट करने के बाद ये अध्यात्मवादी हो गए। इनकी कविता में चिंतन की प्रधानता थी। वे सत्य पर विश्वास रखते हुए भौतिक समृद्धि की आवश्यकता को स्वीकार करते थे। लोकायतन लोक संस्कृति का महाकाव्य है। वास्तव में पंत एक महान कवि थे। इन्होंने प्रारंभिक सौंदर्य भावना के युग से आज तक चेतना प्रधान युग माना है। वे भाषा का प्रयोग करने में अति निपुण थे। उन जैसा शब्द चयन की क्षमता आज तक किसी भी कवि में नहीं है। इनका जीवन अभावों में बीता था। जब इनका जन्म हुआ इनके माता पिता का देहांत हो गया था। घर से विरक्त होकर ये अल्मोड़ा गंगा किनारे कविताएं करने लगे। प्रकृति के प्रति इनका अगाध अटूट प्रेम था और इन्होंने अपनी कविताओं में रचनाओं में प्रकृति का बखूबी वर्णन किया है। सुबह से शाम तक इन्हें जो कुछ नजर आता उसी पर अपनी कलम चला लेते थे। इसीलिए कहा गया है कि पंत जी एक महान कवि थे। इनके सानी कोई दूसरा कवि नहीं है। प्रारंभिक सौंदर्य भावना इनके दिल में कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि प्रकृति के प्रति प्रकृति के चितेरे थे। इनके अंदर अगाध प्रकृति के प्रति प्रेम था। इन्होंने यहाँ जो कविता लिखी है ग्रामसिरी कविता जो है एक प्रकृति का अंग है, जिसके ऊपर इन्होंने कविता लिखी। इस कविता का पहले हम सार करते हैं। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा चौथे दशक में यह लिखी गई। यह कविता सुषमा यानी कि सुंदरता और समृद्धि का मनोरम वर्णन करने में सक्षम है। खेतों में दूर तक लहराती हुई फसलें, फूलों से लदी पेड़ पौधों की डालियां और गंगा की रेत कवि को गहराई से प्रभावित करती हैं। कवि को दूर दूर तक खेतों में फैली हुई हरियाली, पेड़ पौधों की हरियाली, गंगा का कलकल, नदियों का कलकल करते बहना, इनका जिससे रोमांचित मन प्रफुल्लित हो उठता है। मखमल के समान जो हरियाली थी, मखमल के समान कोमल प्रतीत होती है, जिस पर सूर्य की किरणें चांदी की सी जाली के समान दिखाई देती हैं। बिखरी हुई है हरी भरी धरती पर नीले आकाश का पर्दा सब फैला हुआ है। गेहूं की बालियां, जब गेहूं की बालियां पक जाती हैं तो ऐसा लगता है मानो खेत के अंदर सोना पड़ा हो। अरहर की और सनई की किंकड़ियां भी, अरहर एक विशेष प्रकार की दाल होती है, उसकी किंकड़ियां भी सोने जैसी लगती हैं। और सनई जिसे हम जूट कहते हैं, जूट से जो सामान बनता है उसका नाम सनई है। उसके लिए भी किसान को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी वो जूट बनती है। अरहर सोने की किंकड़ियाँ कहते हैं बजने वाले, जो घुंघरू पायल जैसे होते हैं वो बजते हैं, शोभा देने वाली है। मटर और छिमियों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराती हैं। मटर की जो फलियां होती हैं उनके अंदर बीज ऐसे लगते हैं जैसे वो मखमल, ऊपर से सॉफ्ट होती हैं और उनके अंदर बीज होते हैं। तो कवि ने कहा है कि मटर की जो खेती है वो मखमल की पेटियों जैसी लगती है। पेटियां कहते हैं बॉक्स के अंदर जिसमें सामान भरते हैं। आम की डालियां सोने चांदी की मंजरियों से लद गई हैं। जब बसंत का महीना होता है तो
तो आम की डालियों पर बोर आ जाता है, जिसको हम फूल कहते हैं। वो फूल देखने में बिल्कुल पीले रंग का सुनहरा होता है, तो ऐसा लगता है मानो आम के जो वृक्ष हैं वो सोने की मजरियों से लद गए हैं। ढाक और पीपल के पेड़ों के पत्ते झड़ने लगते हैं। एक ढाक भी एक वृक्ष होता है, जैसे पीपल या वट वृक्ष होता है, इसी प्रकार का ढाक होता है। आपको मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ढाक का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से वो इतनी हल्की होती है, जो माचिस होती है, माचिस की तिलियां ढाक की लकड़ी से बनती हैं। और ढाक की जो छाल होती है वो दवाइयों में काम आती है। एक ढाक की जो पत्ती होती है उसे सुखा करके बीड़ी बनाई जाती है, जिसे लोग धूम्रपान करते हैं। ढाक के जो फल आता है उसके ऊपर जो बीज होते हैं उनको निकालकर उनसे नशा तैयार किया जाता है। तो इसीलिए ढाक का जो वृक्ष है वो हर तरह से हमारे लिए लाभकारी भी है और नुकसानदायक भी है। झड़ने लगते हैं। वसंत की ऋतु आने पर आपने देखा होगा वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं और नई नई कोंपलें आ जाती हैं। फिर कुछ दिनों के बाद वो नई पत्तियां बन जाती हैं। कोयल मस्ती में डूबकर कूक रही होती है। जब वसंत का महीना आता है तो चारों तरफ कोयल की आवाज सुनाई देने लगती है। एक कोयल की मधुर आवाज जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। कटहल, जामुन, झरबेरी आपने देखा उस टाइम में कटहल और बसंत के बाद में जामुन और जंगल के अंदर जो झरबेरी जो बेर होते हैं, बेरों की डालियां, आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन और मूली अपना अपना रंग बिखेरने लगते, क्योंकि इस मौसम में अधिकतर सब्जियां उगती हैं और अधिकतर फलों की पैदावार होती है। पेड़ों पर आंवले जो अमरूद होते हैं, पीले पीले अमरूद होते हैं, उनमें लाल लाल चितियां पड़ जाती हैं। गर्मी का जो अमरूद होता है वो पीला होता है या हरा होता है, लेकिन सर्दी का जो अमरूद होता है वो पीला होने के बाद उसके ऊपर लाल लाल चितियां यानी कि लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। और आंवले का जो पेड़ होता है उसकी पूरी की पूरी डाल एक लाइन में पूरी डालियां लद जाती हैं। पेड़ों पर आंवले झूल रहे हैं। पालक, धनिया, लौकी, सेम, मटर, मिर्च ये सब ऋतु परिवर्तन के कारण उस वक्त सब लहलहाकर खेतों में तैयार हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी शोभा को लेकर प्रकट हो रहे हैं। अब गंगा नदी के किनारे रेत पर पानी के बहाव से सतरंगी सांपों जैसी रेखाएं अंकित होती है। अब गंगा नदी के किनारे पर जो रेत होती है, गंगा का बहाव कम होने से जो रेत पड़ी होती है, जैसे पानी निकल करके जाता है तो उस रेत पर ऐसे लहरें पड़ी होती हैं मानो अभी अभी वहां से कोई सांप निकल करके आया हो। सूर्य की किरण पड़ते ही नदी के किनारे पड़ी हुई रेत सोने चांदी के कणों की तरह चमकती हुई प्रतीत होती हैं। नदी के तट पर तरबूजों की खेती फैल जाती है। गंगा का बहाव कम होते ही उस टाइम में जब जैसे गर्मियां होती हैं तो एकदम से तरबूज और खरबूजों की फसल जो होती है वो लहरा जाती है। किनारों पर बगुले, तालाब के अंदर किनारों पर बगुले अपने पैरों से अपनी कलंगी को संभालते हैं। कलंगी जो उनके सिर के ऊपर एक विशेष मुकुट सा होता है उसे कलंगी बोलते हैं, जो वे अपने बगुले अपने पैरों से उसको संभालते हैं। जल में तैरते हुए सुरखाब एक पक्षी होता है, एक मगरोठी होती है। सुरखाब और पुल पर सोई मगरोठी सुंदर लगती है। यानी कि जल में तैरते हुए सुरखाब एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है जो जल में तैरता है, और नदी किनारे जो मगरोठी बैठी है वह सोती हुई सी प्रतीत नजर आ रही है। सर्दियों की धूप फैल गई है, हरियाली अलसाई सी प्रतीत हो रही है, क्योंकि जब रात को ओस पड़ती है तो सुबह ठंड होके समय ओस उसके ऊपर पड़ी होती है फसलों के। जब सूर्य निकलता है तो वो ओस सूख जाती है और फसलें फिर लहलहाने लगती हैं। सारा गांव पन्ना का खुला डिब्बा सा लगता है। पन्ना कहते हैं एक विशेष प्रकार का रतन मणि जो धन धान्य से भरपूर। कितनी बार आपने देखा होगा कि लोग हाथों में न जाने कितने नगों की अंगूठियां डालते हैं, तो उनमें नीलम एक पन्ना होता है, वो धन धान्य का प्रतीक माना जाता है, जिस पर साफ स्वच्छ आकाश रूपी नीलम यानी कि नीला आकाश जो है वो फैला हुआ है।
शीत ऋतु बीत जाने के बाद, यानी कि सर्दी की ऋतु जब खत्म हो जाती है, उसके बाद प्राकृतिक शोभा सभी के हृदय को अपने वश में कर लेती है। चारों तरफ सुंदरता बिखरी हुई होती है, इसलिए यहाँ पर इसका नाम ग्रामश्री कहा गया। बच्चों, जैसे भी मैंने इस पोयम में आपको, इस वीडियो में इस ग्रामश्री कविता के जो कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, उनका परिचय करवाया है और बाकी कविता का पूरा सार बताया। ये आप दोनों के दोनों अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और दोनों को याद करके लेके आएंगे। दूसरी वीडियो में आपको इसके मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगी।